हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 22। तो देखें बच्चों, अब तक के लेक्चर्स में हमने लेंस के बारे में पढ़ा और उससे पहले दर्पण के बारे में पढ़ा। तो हमने दर्पण पढ़ लिए, लेंस पढ़ लिए। अब एक तीसरा आइटम निकल के आता है प्रिज्म, और आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म अपवर्तन कैसे करेगा? अब आप कहेंगे कि सर प्रिज्म होता क्या है? तो आज हम पहले ये बात करते हैं कि प्रिज्म है क्या, फिर उससे अपवर्तन पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो प्रिज्म है वो समांग पारदर्शी माध्यम से दो समतल पृष्ठों से घिरा एक माध्यम होता है, एक भाग होता है, जो दोनों समतल पृष्ठ किसी कोण पर जुड़े हुए होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो हवाई बातें हो गई, हमारी कुछ समझ में नहीं आया। तो बच्चों, मैं आपको रूबरू कराता हूँ प्रिज्म से। तो देखें, मेरे हाथ में एक प्रिज्म है बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा। ये प्रिज्म मैं देखता हूँ, दिख रहा है। तो देखें बच्चों, मैं यहीं से समझाता हूँ कि देखें, सामने से देखें, ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ। तो हम यहाँ इन दो समतल पृष्ठों की बात कर रहे हैं। देखो, ये वाला समतल पृष्ठ और एक इस साइड का समतल पृष्ठ, दोनों किसी कोण पर, ये कोण बन रहा है बच्चों, इस कोण पर जुड़े हुए हैं दोनों समतल पृष्ठ, या ऐसे कह लें ये दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये जो पृष्ठ हैं, ये प्रिज्म आपको दिख रहा है, ये दोनों समतल पृष्ठ कहलाते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये जिस कोण पर जुड़े हुए होते हैं ये कहलाता है अपवर्तक कोण, और ये दोनों समतल पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं ये कोर कहलाती है अपवर्तक कोर। क्या कहलाती है? अपवर्तक कोर। और ये प्रिज्म मैंने हाथ पर रखा है, तो जो पृष्ठ मेरे हाथ के संपर्क में है ये पृष्ठ, ये कहलाता है इसका आधार। ठीक है बच्चों। तो प्रिज्म आपने देख लिया, एक बार चारों तरफ से देख लीजिए इस तरीके से। ये सामने ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ये जो त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है ये इसका क्रॉस सेक्शन कहलाती है। ठीक है। इधर भी त्रिभुजाकार और इसके फ्रंट इस साइड में भी त्रिभुजाकार, और बाकी के जो पृष्ठ हैं ये आयताकार समतल पृष्ठ या वर्गाकार समतल पृष्ठ हो सकते हैं। आयताकार भी हो सकते हैं और वर्गाकार। तो यही ध्यान रखना है कि अगर प्रिज्म इस सिचुएशन में रखा है तो ये अपवर्तक पृष्ठ हैं। इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो इधर से निर्गत होगी, इधर से आएगी तो इधर से होगी, यानी अपवर्तन की क्रिया इन दोनों पृष्ठों से ही होनी है। ठीक है बच्चों। तो प्रिज्म आपने देख लिया, चित्र में भी इसको समझाते हैं। ये अभी मैंने वास्तविकता में दिखाया था, अब इसको कॉपी पर कैसे दिखाएंगे? तो इसका क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं पहले। तो इस प्रिज्म का बच्चों क्रॉस सेक्शन इस तरीके से था। क्रॉस सेक्शन अभी मैंने दिखाया था कि त्रिभुजाकार था। अब इसको 3 डायमेंशन में बनाना चाहें तो एक ये समतल पृष्ठ इस तरीके से था बच्चों, और ऊंचा कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सीधे से हो गए इस तरीके से। एक ये समतल पृष्ठ। ये कौन सा पृष्ठ है बच्चों? अभी मैंने चित्र में बताया था, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ। यहीं से अपवर्तन होना है, अपवर्तक पृष्ठ। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक अपवर्तक पृष्ठ ये हुआ, एक इसके सामने वाला इस साइड में होगा। तो ये वाला पृष्ठ भी कैसा है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस कोण पर काट रही हैं, ये दोनों पृष्ठ जिस कोण पर मिल रहे हैं उसको मैंने ए से लिखा है, और ये जो कोण ए है ये क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहलाता है बच्चों। रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म। ठीक। और ये दोनों समतल पृष्ठ जिस कोर पर काट रहे हैं, जिस रेखा में काट रहे हैं, यही रेखा, ये वाली रेखा, ये क्या कहलाएगी? अपवर्तक कोण।
अपवर्तक कोर कहलाती है बच्चों, यानी रिफ्रैक्टिंग एज। ठीक, और इस अपवर्तक कोर के सामने जो तल है नीचे जिस पर ये प्रिज्म रखा हुआ है ये कहलाता है आधार। ये वाला पृष्ठ क्या कहलाएगा बच्चों? प्रिज्म का आधार कहलाएगा। तो इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ हुए प्रिज्म में, दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिल रहे हैं वो अपवर्तक कोण हो गया, और अपवर्तक कोर के सामने वाला पृष्ठ आधार हो गया। तो ये रहा बच्चों प्रिज्म, और प्रिज्म से जुड़ी हुई जो पॉइंट्स थे उनको आप लोगों ने सीख लिया है। मैंने आपको वास्तविक प्रिज्म भी दिखाया था और इस चित्र में भी दिखा दिया है। लेकिन बच्चों जब हम आगे की क्रियाएं पढ़ेंगे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे, विक्षेपण पढ़ेंगे, तब हम उसका प्रिज्म का 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बनाएंगे, केवल उसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। जैसे ये प्रिज्म था, अगर अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत में काट दूं तो वो आकृति आपको त्रिभुजाकार दिखाई देगी, यही उसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसी क्रॉस सेक्शन को आगे बनाया करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि अब चलते हैं हम प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म क्या है वो आप लोग सीख चुके, अब ये अपवर्तन कैसे करेगा उसको सीखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको हटाता हूँ। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए बच्चों, कम टू द पॉइंट। अब बात करेंगे प्रिज्म अपवर्तन कैसे करेगा। तो देखें बच्चों, एक बड़ा सा सुंदर सा प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें सीखने में कोई असुविधा न हो। बड़ा चित्र बनाऊंगा तो चीज़ें आपको आसानी से दिखाई देंगी। ये बच्चों, ये रहा, लाइन सीधी है बच्चों, चलिए सीधी ही है, काम चलाते हैं। तो ये रहा बच्चों प्रिज्म, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC। ये प्रिज्म क्या है? ABC। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, क्रॉस सेक्शन है बच्चों, अभी मैंने दिखाया था। ये बनाया है मैंने, इस प्रिज्म को मैंने साइड से बनाया है, सॉरी सामने से बनाया है। तो इधर उधर क्या है? अपवर्तक पृष्ठ हैं, और ये है प्रिज्म कोण A। ये वाला क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल, अपवर्तक कोण प्रिज्म का। अब बच्चों ये अपवर्तन कैसे करेगा? देखिए, एक किरण में लेके आता हूँ और इस पृष्ठ पर डालता हूँ। ठीक, ये किरण क्या हो गई बच्चों? आपतित किरण हो गई। थोड़ी सी और तिरछी कर दूँ जिससे कि आप लोगों को कोण देखने में बड़ा जटिल फिगर बनने जा रहा है, तो चीज़ें आसानी से दिखाई दें बच्चों, इसलिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें, ये क्या हुई बच्चों? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गई आपतित किरण। अब इधर ये कहाँ रखा है? एयर में। ये बच्चों एयर में रखा हुआ है प्रिज्म। और अभी मैंने बताया था बच्चों, प्रिज्म जो मैंने दिखाया था वो कांच का बना था, पारदर्शी माध्यम का होगा। तो ये कांच का है बच्चों, इसका है कांच का, यानी ये ग्लास है। तो बच्चों अब देखें, वायु की तुलना में कांच सघन होता है, तो ये किरण विरल से सघन में जा रही है। और अपवर्तन की क्रिया में आपने पढ़ा है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस पृष्ठ पर मुझे लंब खींचना है, अभिलंब खींचना है, तो ये मैंने बच्चों 90 अंश का कोण बनाते हुए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक अभिलंब खींच दिया। देख रहे हैं, ये अभिलंब मैंने यहाँ पर खींच दिया बच्चों। अब ये किरण अगर माध्यम नहीं बदलता बच्चों तो सीधी ऐसे निकल जाती, ऐसे ही तो जाती, ऐसे जाती। लेकिन विरल से सघन में गई है, इधर न जाके अभिलंब ये है अंदर, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो बच्चों मैंने इधर ये झुका दी और ऐसे चला दी, झुक गई अभिलंब की ओर। ठीक, तो बच्चों अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना वो I बना, आपतन कोण। और ये अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण हुई। ये यहाँ लिख नहीं रहा बच्चों में, क्योंकि चित्र में बड़ा
कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। फिर ध्यान से सुन लें, ये अपवर्तित किरण है, अभिलंब से जो कोण बनाएगी ये वाला कोण बच्चों हो गया इस किरण का यहाँ से R। मैं देख लूँ बच्चों, अक्षर ज़्यादा छोटे तो नहीं हो रहे कि दिख रहे होंगे, वैसे दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये R हो गया। अब देखें, अब गिलास से निर्गत होगी एयर में, तो अब सघन से विरल में जा रही है, तो यहाँ भी अपवर्तन की क्रिया होगी इस पॉइंट पर भी। इस पॉइंट को मैं डाल देता हूँ बच्चों M और इसको डाल देता हूँ N। यहाँ भी तो अभिलंब खींचना होगा मुझको एक, तो मैं यहाँ बच्चों एक अभिलंब खींचता हूँ, 90 अंश का कोण इस पृष्ठ पर बनाऊंगा, ये अभिलंब हुआ। ठीक है, ये दोनों अभिलंब यहाँ काट गए बच्चों। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D। आ गई बात समझ में। अब देखें, सघन से विरल में जाएगी तो वैसे ये इधर जाती, लेकिन अभिलंब से दूर हटेगी तो ये किरण मैंने इधर कर दी बच्चों। ये हो गई निर्गत किरण। ये किरण कौन सी हुई, जो बाहर निकल रही है, निर्गत किरण हो गई बच्चों, निर्गत किरण। तो इस एंगल को मैं R डैश कर लेता हूं और इसको I डैश कर लेता हूं। आ गई बात समझ में। ठीक, अब देखें बच्चों, इस निर्गत किरण को, यानी ये किरण इस रास्ते पर जानी चाहिए थी लेकिन निकली है इस रास्ते पर, तो कितना भटक गई। इस किरण को मैं डॉट डॉट करके पीछे ले जाऊं, देखें ये, तो इतने कोण से भटक गई। ये विचलन कोण कहलाता है बच्चों, डेल्टा से लिख दिया है। ये क्या हो गया, विचलन कोण। यानी आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे हटाने पर वो दोनों जिस कोण पर मिलती हैं उसको क्या कह देते हैं, विचलन कोण। परिभाषा समझ में आ गई, तो क्या हो गया, विचलन कोण, डेल्टा हो गया। डेल्टा कोण से विचलित हो गई, जानी इधर थी जा रही है इस सीध में, तो डेल्टा कोण का विचलन हो गया। डेल्टा कोण से भटक गई किरण। तो इस तरीके से बच्चों प्रिज्म में अपवर्तन होता है। ये दोनों किरणें जहां काटी हैं, इस पॉइंट को मैं C डाल देता हूं बच्चों। अब देखें, अब इस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए एक व्यंजक प्राप्त करने चलेंगे। अपवर्तन कैसे होता है ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलते हैं, हम व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ प्रिज्म, इसके माध्यम का। तो देखें भाई, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं। अपवर्तन के नियम पढ़े थे, उसमें स्नेल्स लॉ पढ़ाया था। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या होगा बच्चों, n बराबर साइन, जैसे मैं यहीं लगाता हूं इस पॉइंट पर अपवर्तन का नियम, साइन I बटे साइन R। यही तो अपवर्तन का नियम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों I और R की वैल्यू हम प्रिज्म कोण A और विचलन कोण डेल्टा के पदों में प्राप्त करेंगे, जिससे हमें प्रिज्म के जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं पैरामीटर्स में हमें फॉर्मूला मिल जाए। तो देखें बच्चों, अब यहाँ देखें, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको CMN, त्रिभुज CMN में डेल्टा वहिस कोण है। क्या है बच्चों, वहिस कोण है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इतना तो समझ रहे होंगे बच्चों। चलिए, तो ये त्रिभुज देखें CMN, ये बहिस कोण है, तो ये इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, इसके और इसके। लेकिन उससे पहले बच्चों देखें ये किरण ये गई, ये किरण ये गई, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हुए, ये और ये वाला, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, I होगा।
ऐसे ही ये किरण इधर गई, ध्यान से समझें, ये किरण इधर गई, ठीक। क्या कर दिया हमने बच्चों, सॉरी, ये आई डैश गलत लिख दिया। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी वही तो आई डैश होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण ही तो होगा निर्गमन कोण। तो देखें, ये किरण यहाँ आई, ये किरण यहाँ गई, तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाओं जानते हैं तो, जैसे दो रेखाएं ऐसे काट रही हों तो आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आई डैश है तो ये भी आई डैश हो गया। तो बच्चों ये आई डैश और इतना आर डैश, तो ये कितना रह गया, ये वाला कोण कितना रह गया बच्चों, आई डैश माइनस आर डैश, यही तो रह गया ये कोण। ऐसे ही ये कोण आई, उसमें से आर इतना निकाल दिया तो इतना, ये वाला कोण कितना रह गया, आई माइनस आर रह गया। तो अब ये डेल्टा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स में कि अंतः कोणों के बराबर होता है वह कोण। अतः डेल्टा बराबर एंगल कौन सा, सी एम एन प्लस एंगल सी एन एम, और इनकी वैल्यू वहाँ लिखी हुई है। तो डेल्टा बराबर आ गया बच्चों आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ठीक। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश एक साथ, माइनस कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर डैश एक साथ। इक्वेशन नंबर डाल दी मैंने इसको सेकंड। अब देखें बच्चों, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है आपको, ए एम डी एन, चतुर्भुज ए एम डी एन में ये एंगल एम और एंगल एन 90-90 के हैं भाई, ये अभिलंब ही तो खींचा है, ये 90 का, ये 90 का। एंगल एम प्लस एंगल एन बराबर 90 डिग्री, 180 अंश, 90-90 के हैं। तो दोनों का जोड़, इस कोण का और इस पूरे कोण का जोड़ 180 अंश हो गया। तो इसका और इसका 180 रह गया बच्चों। सी नहीं डाल रहे इसको बच्चों, क्योंकि सी तो यहाँ भी पड़ा हुआ है, डी ये आ गया, ई डाल देता हूँ बच्चों इसको। तो जहाँ मैंने सी लिखा है वहाँ सही कर लूँ। त्रिभुज सी एम एन नहीं है, त्रिभुज ई एम एन है। चलो इसका मैं ई ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो एंगल ई एम एन, ये ध्यान रखना बच्चों, वो थोड़ी सी ऐसी सिले मिस्टेक हो जाती है। मैंने ध्यान नहीं दिया कि सी यहाँ डाल चुका हूँ, मैंने सी डी को देख के सी डाल दिया, सी वहाँ है इसलिए ई। तो यहाँ समझने में कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये ई एम एन और ई एम एन, ई सही कर दूँ, आप कहेंगे एप्सिलॉन बना दिया, ई एम एन है बच्चों सी की जगह, ई एम एन। वो संकेत गलत लिख जाते हैं बच्चों उससे। ए एम डी में, तो इस चतुर्भुज में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एंगल ए और एंगल डी भी 180 अंश रह गए, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश, समीकरण नंबर 3। अब देखें बच्चों, त्रिभुज एम डी एन में देखें, त्रिभुज एम डी एन में, यहाँ तक आ रहा है बच्चों, स्क्रीन पर देख लें एक बार, हाँ आ रहा है। त्रिभुज एम डी एन में चलते हैं। तो त्रिभुज एम डी एन में देखें बच्चों, ये कोण आर है और ये आर डैश है और ये प्लस डी, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 180 अंश। यानी एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल डी बराबर 180 अंश। इसको डाल दिया मैंने समीकरण 4। अब इन 3 और 4 को देखें बच्चों, एक सी इक्वेशन है। तो यहाँ देखो एंगल डी यहाँ भी है, एंगल डी यहाँ भी है, 180 अंश यहाँ भी है, 180 अंश यहाँ भी हैं। इसका मतलब ये और ये बराबर हैं, यानी एंगल ए और ये बराबर हुए, तभी डी में जोड़ने पर दोनों में 180 अंश मिल रहा है। अतः समीकरण 3 व 4 से, 3 व समीकरण 4 से देखिए बच्चों क्या मिल रहा है,
हमें ये मिल रहा है कि ए बराबर, एंगल हटा देते हैं, ए बराबर आर प्लस आर डैश, समीकरण नंबर हुई ये 5th। अब देखें बच्चों, ये जो डेल्टा है, ये जो विचलन है, ध्यान से सुने, अलग अलग आपतन कोण के लिए अगर मैं इस किरण को भिन्न भिन्न कोणों पर आपतित करता हूं तो डेल्टा भिन्न भिन्न आता है, यानी अलग अलग कोणों पर आपतित की गई किरणें भिन्न भिन्न कोण पर विचलित होती हैं, यानी अलग अलग आपतन कोण के लिए विचलन कोण अलग अलग होते हैं। तो लैब में आपको प्रिज्म दिया जाएगा और आप भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए भिन्न भिन्न विचलन कोण प्राप्त करेंगे और उससे फिर एक ग्राफ खींचेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों, वो समझें। किस किस के बीच? आपतन कोण आई के बीच, ये क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण आई और इस अक्ष पर लेंगे विचलन कोण डेल्टा, विचलन कोण डेल्टा लेंगे, इस अक्ष पर विचलन कोण। तो जैसे जैसे आप आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण कम होता चला जाएगा, ऐसे कम होता जाएगा विचलन कोण, फिर न्यूनतम हो जाएगा एक वैल्यू पर आकर के और फिर आपतन कोण बढ़ाने पर फिर बढ़ने लगेगा। समझ गए? तो देखें यहाँ पर सबसे कम मिला है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो ये जो सबसे कम कोण मिला है ये न्यूनतम विचलन कोण है, इसको डेल्टा एम से लिखेंगे। दिख रहा है बच्चों कि नहीं? मैं और बड़ा लिख दूँ, आपको शायद देखने में असुविधा होगी, फिर और बड़ा बना दूँ। ये जो विचलन कोण आया वो क्या है बच्चों? डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन कोण, सबसे कम यही हुआ है। अब इस चित्र में एक खास बात है बच्चों, जैसे इतना मैं विचलन कोण देखूं तो देखें इतने आपतन कोण के लिए मान लो ये I1 है, I1 पर भी विचलन इतना है और इस I2 पर भी विचलन इतना ही है। ऐसे में इस रेखा पर देखूं तो इतने पर भी विचलन कोण उतना ही है और इतने पर ही उतना ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही विचलन कोण दो आपतन कोणों के लिए मिलता है, लेकिन न्यूनतम विचलन की स्थिति में वो दोनों कोण एक ही हो जाते हैं। यानी न्यूनतम विचलन की स्थिति, यानी न्यूनतम दो बार नहीं हो सकता, दो कोण के लिए न्यूनतम नहीं हो सकता, यानी अलग अलग दो कोणों के लिए, अलग अलग दो आपतन कोणों के लिए विचलन कोण न्यूनतम नहीं हो सकता, एक ही कोण पर होगा। तो वही कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो I1 I2 थे बराबर हो गए, यानी न्यूनतम विचलन की अवस्था में कह सकते हैं I डैश बराबर हो गए। तो न्यूनतम विचलन, न्यूनतम कह लो बच्चों या अल्पतम कह लो या मिनिमम डेविएशन कह लो, न्यूनतम विचलन की अवस्था में, न्यूनतम विचलन की अवस्था में डेल्टा के स्थान पर हम कितना लिखेंगे? डेल्टा एम, यानी मिनिमम डेविएशन, और I बराबर I डैश। और बच्चों प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये बताती है कि जब I और I डैश बराबर होंगे तो R और R डैश भी बराबर होंगे। इन डाटास को हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 और 5 में। कहाँ? समीकरण 2 और 5 में। तो समीकरण 2 में देखें, समीकरण 2 से क्या मिलेगा बच्चों? देखिए समीकरण 2 में रखते हैं डेल्टा की जगह डेल्टा एम बराबर I और I डैश बराबर है, I डैश की जगह I लिखें तो I प्लस I 2I हो गया और प्लस माइनस R डैश की जगह भी R लिखोगे तो 2R हो गया। यही तो हुआ, डेल्टा एम बराबर 2I माइनस R हुआ। और अब यहाँ देखते हैं समीकरण कौन सी? 5 में रखिए तो A बराबर 2R हो जाएगा बच्चों। तो R बराबर कितना हो जाएगा? A/2। R डैश की जगह R लिखेंगे, R प्लस R 2R हो गए। अब ये R का मान यहाँ रख दें, यानी 2R की जगह A लिख दें यहाँ, तो डेल्टा M बराबर आ गया 2I माइनस A। बच्चों ये स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए इतना तो आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लें, इधर का पोर्शन में हटाता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब ये चीज़ें हम हटा देते हैं।
तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इनको आई और आर के मान निकालते हैं। तो यहाँ से देखें बच्चों, इसके आगे ही चल रहे हैं, अभी हम इसके आगे चल रहे हैं। डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए है बच्चों, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ये अलग है, इसके बाद यहाँ हल कर रहे हैं। चलो वहीं से लिख लेते हैं कि जैसे डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए है, तो 2i बराबर हो गया बच्चों a प्लस डेल्टा एम। इससे i बराबर कितना मिला, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। एक वैल्यू ये मिल गई, ये हो गई समीकरण नंबर, कहाँ तक आ गए थे बच्चों, 5, ये हो गई 6। अब देखें, और r बराबर तो a/2 आ ही गया है, इसको समीकरण नंबर 7 डालिए, इसको डालते हैं 7, और ये समीकरण नंबर 6, ये जो है समीकरण नंबर 6 है बच्चों, r बराबर a/2। देखिए r का मान आ गया, i का मान आ गया, ये मान रख दें समीकरण 1 में। i व r के मान समीकरण 1 में फर्स्ट में रखने पर क्या मिलेगा, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन a/2। ये बच्चों अपवर्तन के लिए, उसके अपवर्तनांक के लिए व्यंजक आ गया, n बराबर इतना आ गया। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक हमें मिल गया। ये हो गई समीकरण नंबर 8। तो इस सूत्र से बच्चों हम a प्रिज्म कोण नापकर और न्यूनतम विचलन की स्थिति ग्राफ से प्राप्त करके इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम उस प्रिज्म के, दिए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। प्रयोगशाला में आपको एक प्रिज्म दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चों इस प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करके गणना कीजिए, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो आपको आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचना होगा और न्यूनतम विचलन कोण प्राप्त करना होगा और प्रिज्म कोण A प्राप्त करना होगा, अपवर्तक कोण A प्राप्त करना होगा। और इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में A और डेल्टा एम के मान रख के आप लोग गणना कर लेंगे कि उस दिए गए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है। तो बच्चों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अभी और आगे चलेंगे, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। देखिए ये हमने एक व्यापक सूत्र निकाला था प्रिज्म का। अब हम एक ऐसे प्रिज्म की बात करते हैं जो बहुत पतला हो, जैसे पतले प्रिज्म के लिए। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसको पढ़ेंगे बेटा। तो देखें, अगर ये प्रिज्म पतला होता, पहले हम जनरल सूत्र लिखते हैं कि n बराबर, अभी हमने क्या निकाला बच्चों, साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये थिक प्रिज्म के लिए था, मोटे प्रिज्म के लिए अपॉन साइन a/2। अभी ये प्राप्त किया था हमने, ठीक, ये क्वेश्चन अभी निकाली थी। अब अगर प्रिज्म पतला है तो प्रिज्म पतले होने का मतलब ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो बहुत कम है, जैसे 5 अंश या 4 अंश या 3 अंश, बहुत छोटा है, बहुत छोटे कोण पर वो दोनों अपवर्तक पृष्ठ जुड़े हुए हैं। यानी तो पतले प्रिज्म के लिए तो जब बच्चों a छोटा होगा तो डेल्टा भी छोटा आएगा, तो a प्लस डेल्टा एम, और उसका आधा और कर रहे हैं तो और छोटा हो गया, a/2 और छोटा हो गया। पतले प्रिज्म के लिए a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 व a/2 बहुत छोटे होंगे। अतः
जब छोटे होंगे बच्चों तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब थीटा छोटा हो तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, केवल a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 लिखेंगे, तथा साइन a अपॉन 2 के स्थान पर हम केवल a अपॉन 2 लिखेंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर ऐसा कैसे कर लेते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है एक लिमिट की प्रॉपर्टी, लिमिट में कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यानी जब थीटा टेंड्स टू 0, जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसित है, यानी जीरो के बहुत निकट है, यानी बहुत छोटा है, उस स्थिति में आपने लिमिट सॉल्व की है, ये निकाला है कि साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1। तो बच्चों जब साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन थीटा कितना आ गया, थीटा, इसीलिए साइन छूट जाता है, यानी साइन थीटा को हम थीटा से लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कब है, जब थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा बहुत सूक्ष्म है। तो यहाँ ये कोण सूक्ष्म हो गए, इसलिए इनको हमने इस तरीके से लिख लिया, यानी साइन हटा दिया। अब इस सूत्र में हम इसकी जगह केवल इतना लिखेंगे और इसकी जगह केवल इतना लिखेंगे। तो देखिए, अतः उपर्युक्त समीकरण से फ्रॉम एबव इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, बताएंगे। n बराबर सीधा सीधा मिलेगा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन a अपॉन 2, 2 से 2 कट गए, तो बच्चों क्या मिला, n बराबर a प्लस डेल्टा m बटे a, 2 से 2 तो कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a प्लस डेल्टा m बराबर आ गया बच्चों na, तो डेल्टा m बराबर कितना आ गया बच्चों, na माइनस a कॉमन ले लें तो डेल्टा m बराबर आ गया n माइनस 1 इंटू a। तो पतले प्रिज्म के लिए व्यंजक कुछ इस प्रकार हो जाता है, न्यूनतम विचलन इस प्रकार हो जाता है। ये विचलन कोण का सूत्र हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये केवल पतले प्रिज्म के लिए वैलिड है बच्चों, अगर प्रिज्म हमारा मोटा है तो यही एक्सप्रेशन काम आएगा, दिस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों इस व्यंजक से पता लग रहा है कि पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं कर रहा, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है और प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है। यानी भिन्न भिन्न प्रिज्म कोण के लिए न्यूनतम विचलन कोण भिन्न भिन्न होगा, और भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के प्रिज्म लोगे तब भी न्यूनतम विचलन कोण अलग अलग होगा। और एक बात और, अगर इसका माध्यम बदल देते हैं, जैसे एयर में रखा है, तो विचलन कोण अलग होगा, क्योंकि यहाँ ये ANG है एक तरीके से। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस समय ये एयर में रखा हुआ है, तो डेल्टा m बराबर ऐसे है बच्चों, ANG माइनस 1 इंटू a। अगर ये किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाए, डुबो दिया जाए, जैसे पानी में डुबो दिया जाए, तो पानी से कांच में आयनीकरण, तो यहाँ WNG होगा, और WNG का मान बदल जाएगा तो डेल्टा m भी बदल जाएगा। यानी प्रिज्म के आसपास के माध्यम को बदल देने पर विचलन कोण बदल जाएगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल मैं कल करा दूंगा बच्चों, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। तो हम वादा करते हैं कि प्रिज्म को किसी दूसरे माध्यम में रखने पर विचलन कोण कैसे बदलता है ये सीखेंगे कल के लेक्चर में, एक न्यूमेरिकल की सहायता से, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हवा में था तब विचलन कोण इतना, और पानी में या किसी अन्य द्रव या किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में डुबो दिया तो विचलन कोण बदल गया। ये बातें कल के लेक्चर में और कल ही पढ़ेंगे। ये प्रिज्म वर्ण विक्षेपण की घटना किस तरीके से करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस चैनल पर बने रहिए। वर्ण विक्षेपण भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि प्रिज्म उस क्रिया को करता है। तो प्रिज्म समाप्त नहीं हुआ है बच्चों अभी, तो प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कल के लेक्चर में। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आप कंजूसी बरतते हैं बच्चों, अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, कितनी देर लगेगी, जिससे हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा देने की कोशिश करें बच्चों को। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों, जिससे कि
हर लेक्चर आप तक समय से पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल।